नमस्ते बच्चों। 7वीं के लिए नांदुरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो हमने 5वां पार्ट शुरू किया था और बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम देखने वाले थे 5वां पार्ट का नाम है हवाएं। तो हवा इस पार्ट में मैंने आपको घाटी ये देखो ये भूपृष्ठीय हवाएं इनका स्पष्टीकरण भी किया था। पर्वतीय हवाएं की विशेषता बताई थी। आज हम ये जो तुम्हारे सामने चार्ट दिखाई दे रहा है कि संसार की प्रमुख स्थानीय हवाएं, ये चार्ट दिया है। आप वर्गपाठ की नोटबुक में ये चार्ट पूरा लिखना है। तो देखो हम आज इसका वाचन करेंगे। तो हवा का नाम दिया है। हवा के विविध जगह पर विविध नाम से जाने जाते हैं। तो देखो हवा का नाम, दूसरा है हवा का स्वरूप और इनकी विशेषताएं, यानी हवा की विशेषताएं और प्रभाव क्षेत्र, यानी कौन से जगह पर किस प्रकार की हवा बहती है, इनकी विशेषताएं दिए। तो पहले हम देखेंगे लू। हवा का नाम है लू। इनका स्वरूप देखो, गर्म और शुष्क, ज़्यादा गर्म होती है और शुष्क मतलब कोरडी हवा होती है। और इनकी विशेषता क्या होती है? उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में ग्रीष्म काल में ये प्राय दोपहर में हवा बहती है और ये हवाएं थार के मरुस्थलीय प्रदेश में आती है। ऐसी लू हवा की विशेषताएं। दूसरी है सिमुम। सिमुम ये हवा का नाम है। तो इनका स्वरूप कैसा है देखो, गर्म, शुष्क और विनाशकारी ऐसी है हवा बहती है और इनका स्वरूप रहता है। तो यह हवा, इनका विशेषताएं क्या है देखो, सहारा और अरब मरुस्थल से अति तीव्र गति से यह हवा बहती है। ये हवाएं शक्तिशाली होने से ज़्यादा विध्वंसक होता है, यानी मानहानि भी होती है, वित्त हानि भी होती है, इसीलिए इसे विध्वंसक कहा गया है। और तीसरा प्रकार है हवा का चिनुक। क्या है? चिनुक। हवा का नाम है चिनुक। यह हवा का स्वरूप कैसा रहता है? गर्म और शुष्क। गर्म भी रहती, शुष्क रहती, यानी कोरडी हवा रहती है। कहाँ बहती है ऐसी प्रकार की हवा? उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से नीचे की ओर ऐसी हवा बहती है। फलस्वरूप वहाँ की बर्फ पिघलती है, जिससे वो अमेरिका के तापमान में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। चौथा प्रकार है मिस्ट्रल। हवा का चौथा प्रकार है मिस्ट्रल। तो ये हवा का स्वरूप भी शीत और शुष्क है। यह हवा स्पेन, फ्रांस और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश में बहती है और ये हवाएं अल्प्स पर्वत के ऊपर से आती है और इन शीत हवाएं के कारण तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। बाद में देखो बोरा। बोरा 5वां प्रकार है। ये भी इनका स्वरूप भी शीत और शुष्क है। ये हवाएं अल्प्स पर्वत की ढलान में इटली के तटीय क्षेत्र के और बहती है। ऐसी है बोरा हवा का विशेषता है। और पंपेरो ये भी हवा का प्रकार है। शीत और शुष्क दक्षिण अमेरिका के पंपाज घास के प्रदेश में ऐसी हवा बहती है। और लास्ट का प्रकार है फोम। ये भी हवा गर्म और शुष्क है इनका स्वरूप। और इनकी विशेषताएं क्या है? आल्प्स पर्वत की उत्तरी भाग में ये हवा बहती है।
तो तुम्हारे सामने ये जो नक्शे दिए हैं, तो मानसूनी हवा के ये दो नक्शे हैं, कम दाब और अधिक दाब। ऐसे दो प्रकार की हवा कैसी बहती है, और कम दाब की विषुववृत्तीय शांत पेटी, यानी ये जो कलर में दिया है ये कम दाब की विषुववृत्तीय शांत पेटी है, और जो पीला कलर है ये अधिक दाब की मध्य अक्षांशीय पेटी। ऐसे दोनों भी नक्शे, तो इनका भी निरीक्षण करो। तो आज हम फिर से मैं आपको ये जो वायुदाब मूल्य मिलीबार, ये जो आकृति है कम दाब की, तो ये आकृति आपको वर्गपाठ की नोटबुक में बनवानी है। ऐसी तैयार करो, परीक्षा में भी आ सकती है। और ये आकृति, इसे चक्रवात कहते हैं। तो पेंसिल से ये आकृति तैयार करो। और चक्रवातीय आंधी, तो ये कैरिबियन समुद्र में आने वाली चक्रवातीय आंधी को हेरिकेस भी कहते हैं। और चक्रवातीय आंधी के आने पर हवा की गति प्रति घंटा कम से कम 60 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त समशीतोष्ण कटिबंध में ऐसी चक्रवातों का निर्माण होता रहता है। ऐसे देखो, ये जो चित्र दिया है ये चक्रवातीय आंधी। ये देखो, ये चक्रवात और ये प्रति चक्रवात, इसकी भी एक आकृति है। ये भी आपको नोटबुक में तैयार करनी है। चक्रवात और प्रति चक्रवात, वायुदाब मूल्य मिलीबार में। और यहाँ दिया है वायुदाब मूल्य मिलीबार में। दोनों भी आकृतियाँ जैसे, लेकिन एक कम दाब की और एक अधिक दाब की है। प्रति चक्र और चक्र, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ऐसे दो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ ही नोटबुक में आप तैयार करो। बाकी विशेष कुछ नहीं है इस पाठ में। तो आप मन लगा कर ये पाठ पढ़ो। और आज हम इसकी पहली मैंने आपको जानकारी दी थी इसके बारे में। आज सिर्फ आपको याद करके दिया है। ये दोनों आकृतियाँ आपको नोटबुक में बनवानी है। यानी कौन सी? प्रति चक्रवात और चक्रवात। पहली जो देखी वो प्रति चक्रवात है और ये प्रति चक्रवात है। वायुदाब मूल्य मिलीबार में, यानी कम दाब की और ये अधिक दाब की, ऐसे दो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हैं, लेकिन दिखने में एक जैसी है। तो ये आकृतियाँ दोनों भी नोटबुक में बनाओ। तो इसका स्वाध्याय हम हल करेंगे। तो सब मन लगाकर देखो, बहुत आसान है। प्रश्न पहला है, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। यानी तुम्हारे सामने 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए हैं, पर्याय दिए हैं, और जो सही पर्याय है वो आपको चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है, हवा का प्रसारण होने पर डैश डैश, यानी यहाँ क्या लिखना है? तो ये मन लगाकर ये 4 ही पर्याय का वाचन करो। वह घनी बनती है, वह विरल बनती है, नष्ट होती है, आर्द्र बनती है। तो हवा का प्रसारण होने पर वह विरल बनती है। तो हमारा पर्याय क्रमांक 2 ये सही है। मन लगाकर आपको पढ़ना है, बाद में लिखना है। और आप बुक पर, यानी जो तुम्हारे सामने किताब है वो उस पर लिखना नहीं, तो नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, देखो, हवाएं अधिक वायुदाब की और
टिम्ब टिम्ब, यानी यहाँ क्या लिखना है, तो इसका क्या आएगा, अधिक वायुदाब की ओर से कहा जाएगी कम वायुदाब की ओर। तो देखो, जब मैं आपको ये पाठ पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, इसका पहला पर्याय और अधिक वायुदाब की दिशा में बहती है, ठंडे वायुदाब की दिशा में बहती है, कम वायुदाब की ओर बहती है, जहाँ ये वहाँ स्थित रहती है। तो इसमें से जो 4 पर्याय दिए हैं, तो 4 पर्याय में कौन सा पर्याय सही है, तो हमारा पर्याय क्रमांक 3 यानी ई कम वायुदाब की ओर बहती है। तो ये पर्याय सामने लिखो, नहीं तो नीचे लिखो नोटबुक में। क्वेश्चन तीसरा, उत्तर गोलार्ध में विषुववृत्त रेखा की ओर से आने वाली हवाएं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है, तो हमारा पर्याय दक्षिण की ओर मुड़ती है, पूर्व की ओर मुड़ती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर मुड़ती है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यह सब दिशा दिखाई दी है, दिशा के बारे में जानकारी दी है। तो हमारा पर्याय है तीसरा, पश्चिम की ओर मुड़ती है। पर्याय क्रमांक 3 पश्चिम की ओर मुड़ती है, यानी ई, ये जो पर्याय है सही है। चौथा प्रश्न है, देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से बहने वाली मानसूनी मौसमी हवा की दिशा में शीतकाल में, देखो ये जो 4 पर्याय दक्षिण पूर्व की ओर से पश्चिमोत्तर की रहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर से पूर्वोत्तर की रहती है, और तीसरा है पूर्वोत्तर की ओर से दक्षिण पश्चिम की रहती है, और लास्ट का पर्याय है पश्चिमोत्तर की ओर से दक्षिण पूर्व की रहती है। तो हमारा तीसरा पर्याय सही है, पूर्वोत्तर की ओर से दक्षिण पश्चिम की रहती है। तो ऐसा करो, अभी मेरा वीडियो देखकर तुम किताब में भी हल करो, बाद में ये देखकर नोटबुक में लिखो। और 5वां प्रश्न है, क्रोधोन्मत्त 40 हवाएं दक्षिण गोलार्ध में, क्या इनका पर्याय आएगा। पहला है विषुववृत्त रेखा की ओर बहती है, 40 अंश दक्षिण अक्षांश के प्रदेश में बहती है, ध्रुवीय कम दाब वायु के कम वायुदाब के प्रदेश की ओर बहती है, और चौथा पर्याय 40 अंश उत्तर अक्षांशों के प्रदेश में बहती। तो हमारा पर्याय दूसरा क्रमांक यानी 40 अंश दक्षिण अक्षांश के प्रदेश में बहती है, वो मन लगाकर हल करना है। बाद में देखो प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए वर्णन के आधार पर हवाओं के प्रकार पहचानो। आपको क्या करना है, हवाओं के प्रकार पहचानने हैं। तो देखो, बहुत आसान है। पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाती है। भारत में जून से सितंबर की अवधि में वर्षा होती है, और इस अवधि के पश्चात में हवाएं पुनः लौट आती है। तो कौन सी हवा का प्रकार हम लिखेंगे, या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। फिर से लिखो, ये जो प्रश्न बड़ा है, लेकिन इनका उत्तर सिर्फ एक वाक्य में है। इनका उत्तर है दक्षिण पश्चिमी हवाएं।
दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, सिर्फ ये लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया है, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश की ओर से 60 अंश उत्तर की ओर आने वाली हवाओं के कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं रूस जैसे विस्तीर्ण प्रदेश में शीत की तीव्रता बढ़ती है। तो या सिर्फ लिखना है हमें ध्रुवीय हवाएं। क्या लिखना है हमें? ध्रुवीय हवाएं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्वत शिखर दिन में जल्दी गर्म हो जाते हैं, वहाँ की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। इससे इस क्षेत्र में कम दाब का निर्माण होता है। उसी समय पर्वत की तलहटी में घाटी में हवा ठंडी हो जाती है। अंत वहाँ वायुदाब अधिक होता है, वहाँ की हवा कम दबाव की ओर बहती है। तो या सिर्फ क्या लिखना है? घाटी की हवाएं। सिर्फ एक शब्द लिखना है, तो घाटी की हवाएं। दूसरा प्रश्न या लिखना है ध्रुवीय हवाएं, और यहाँ लिखना है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। इतने बड़े बड़े प्रश्न दिखते, लेकिन इनका उत्तर सिर्फ एक शब्द में है। समझ में आया? तो ऐसे है प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक 3, आगे वायुदाब अलग अलग मिलीबार में दिया है, उससे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की आकृति बनाओ। तो देखो यहाँ दिया है 990, 994, 996, 1000, यानी कम वायुदाब, यानी कौन सी आकृति आएगी? ये जो आकृति है, ये कम वायुदाब की आकृति आपको तैयार करनी है। और इसके नीचे लिखना है 990, 994, 996, 1000, ऐसे लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, देखो प्रतिचक्रवात की आकृति। तो ये आकृति आपको बनवानी, इसीलिए मैंने ये आकृति आपको वर्गपाठ की नोटबुक में पहले ही बनाने के लिए दिए। क्वेश्चन में भी ये आकृति बनाने के लिए आई। तो ये आकृति बनाने के बाद इसके नीचे लिखना है 1030, 1020, 1010, 1000 अधिकता, ऐसा लिखना है। ज़्यादा दोनों आकृतियाँ बनाओ। और प्रश्न क्रमांक 4, एक ही भौगोलिक कारण लिखो। तो देखो भौगोलिक कारण मेरा सुनकर लिखना है। मैं जो बोल रही धीरे से बोलती हूँ, और आपको ये भौगोलिक कारण एक एक शब्द सुनकर लिखना है। तो पहला कारण दिया है, विषुववृत्त रेखा के पास हवा की पेटी शांत होती है, क्यों? तो इनका उत्तर है, विषुववृत्त रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 अंश अक्षांश तक वायुदाब सामान्यतः सर्वत्र समान दिखाई देता है, समान होता है। और इसके कारण वर्ष के अधिकांश समय में विषुववृत्त रेखा के क्षेत्र में हवा नहीं बहती है। इसीलिए विषुववृत्त रेखा के पास हवा की शांत पेटी होती। तो दूसरा कारण देखो, उत्तर गोलार्ध की दक्षिण पश्चिमी हवाओं की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमोत्तर
से आने वाली हवाएं अधिक तेज गति से बहती है। तो इनका भौगोलिक कारण क्या लिखेंगे कि उत्तर गोलार्ध में भूभाग अधिक होता है और इस गोलार्ध में भूपृष्ठ की ऊंचाई और निचलेपन की बाधा होने के कारण हवा की गति सीमित रहती है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में जलभाग अधिक है, यानी पानी का प्रमाण अधिक है। इस गोलार्ध में भूपृष्ठ की ऊंचाई और निचलेपन की बाधा न होने के कारण हवा की गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हवाएं तीव्र गति से बहती है। इस प्रकार उत्तर गोलार्ध की दक्षिण पश्चिमी हवाओं की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमोत्तर से आने वाली हवाएं अधिक तेज बहती है। ऐसे दोनों कारण लिखना है आपको। बुक में भी ये मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, देखो, निम्न प्रवाही तालिका पूर्ण करो। तो ये एक तालिका दी है। यह दिया है हवाओं के प्रकार। 3 पेटियाँ दी है। पहले पेटी में दी है ग्रही हवाएं। तो दूसरा प्रकार आपको लिखना है। तो दूसरा प्रकार है मानसूनी हवाएं और तीसरा भी लिखना है या खाली है, लेकिन आपको लिखना है। तो यह मैंने बताया है, लिख कर दिखाया है, स्थानीय हवाएं, यानी हवाओं के 3 प्रकार है, ग्रही हवाएं, मानसूनी हवाएं और स्थानीय हवाएं। अभी देखो, ग्रही हवा के भी 3 प्रकार है, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं। ये तीनों पेटियाँ खाली थी, हमें लिखना था पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं। और हवा का दूसरा प्रकार है मानसूनी हवा के भी 2 प्रकार है। तो दूसरा जो प्रकार है पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं, इसका पहला प्रकार है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ऐसे मानसूनी हवाएं के भी 2 प्रकार हैं। स्थानीय हवाएं के भी 1, 2, 3, 4 प्रकार है। तो इसमें एक प्रकार का नाम पहले ही दिया गया है, भूपृष्ठीय हवाएं। बाकी ये जो 1, 2 और 3 हमें लिखना है। तो मैंने आपको लिखे भी दिखाया है, घाटी की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, सागरीय हवाएं। ऐसी ये पूर्ण तालिका आपको बनवानी है। जैसी दिए आपको सिर्फ देखकर लिखना है, ठीक है। संक्षेप में उत्तर लिखो। संक्षेप में उत्तर लिखो। ये प्रश्न भी बहुत आसान है। संक्षेप में उत्तर लिखना, ज़्यादा बड़े प्रश्न के उत्तर नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं बताने की कोशिश करती हूँ। पहला प्रश्न है, देखो, ध्रुवीय प्रदेश में दोनों गोलार्ध में वायुदाब अधिक क्यों होता है? तो ध्रुवीय प्रदेश में दोनों गोलार्ध यानी कौन से? उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। दोनों गोलार्धों में तापमान 0 सेल्सियस से कम होता है और इसके कारण ध्रुवीय प्रदेश में हवा ठंडी रहती है और इसका परिणाम क्या होता है? दोनों गोलार्ध के ध्रुवीय प्रदेश में वायुदाब अधिक होता है। ये लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण का हवाओं पर क्या परिणाम होता है? तो पृथ्वी के जो परिभ्रमण होता है वो उसका हवाओं पर क्या परिणाम होता है? तो देखो, पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व के ओर होता है। पूर्वी के परिभ्रमण के कारण हवाओं की मूल दिशा में परिवर्तन होता है
पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तर गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से दायी दिशा से और मुड़ती है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में हवाएं मूल दिशा से बाई और मुड़ती है। ये लिखना है। तीसरा प्रश्न है, चक्रवात चक्राकार दिशा में ही क्यों बहते हैं? चक्रवात चक्राकार दिशा में ही क्यों बहते हैं? क्यों बहते हैं? तो देखो, कभी कभी किसी स्थान पर वायुदाब कम होता है और आसपास का वायुदाब अधिक होता है। इस समय चक्रवाती हवाओं की परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। कम वायुदाब का क्षेत्र केंद्र में होने के कारण इस प्रदेश में आसपास के चारों ओर अधिक वायुदाब के प्रदेश से तीव्र गति से हवाएं बहती। इसके कारण चक्रवाती हवाएं यानी चक्रवात चक्राकार दिशा में बहती है। और लास्ट का ये देखो, चक्रवात के कारण और परिणाम लिखना है। चक्रवात के कारण और परिणाम लिखना है। बहुत आसान है। चक्रवात के कारण क्या है? किसी स्थान पर वायुदाब कम हो जाता है। दूसरा है, उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में वायुदाब अधिक हो जाता है, कम और अधिक। इसके परिणाम क्या हो जाते हैं? चक्रवात के कारण आकाश मेघाच्छन्न रहता है। चक्रवातीय हवा के तीव्र गति से हवा बहने लगती है और इसके बाद भरपूर बारिश होने की संभावना रहती है। कभी कभी विनाशकारी चक्रवात के कारण तटवर्ती प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होने की संभावना रहती है। ये कारण और परिणाम मैंने आपको बताए हैं। तो इसी तरह आप भूगोल के नोटबुक में ये स्वाध्याय पूरा लिखकर मुझे दिखाना है। तो आपको ये तालिका भी तैयार करो, बनाओ, और ये जो तुम्हारे सामने प्रति चक्रवात की आकृति, ये भी आपको बनानी है। और ये जो चक्रवात की आकृति है, ये भी आपको बनानी है। इसके बाद ये स्थानीय हवा की जानकारी दी है, हवा का नाम, स्वरूप, विशेषताएं, ये चार्ट भी आपको तैयार करना है। देखो, घर में बहुत आपको काम है और ये सब करके मुझे दिखाना है। 1, 2 और 3 और पूरा स्वाध्याय ये सब करके मुझे दिखाओ। बाद में मैं आपको जो परीक्षा में महत्व के प्रश्न आएंगे वो प्रश्न मैं बताऊंगी। ओके।